नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कई दशकों पहले जो काला दिवस था उसे भूले तो नहीं है आप। आपातकाल की 46वीं बरसी है और इस बरसी पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए आपातकाल को लोकतंत्र पर हमला बताया। आइए हम आपको सीएम योगी का ट्वीट दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने। भारत के महान लोकतंत्र पर कुठाराघात कर देश पर आपातकाल थोपा था। मैं उन सभी पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहकर भी देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में सहयोग दिया। जय हिंद। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में दोपहर 12 बजे प्रदेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। ये बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली है। इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, लोक निर्माण के अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। इसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाहकार समिति के साथ बैठक करते हुए इस संबंध में आवश्यक रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की सीमा से लगे मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि को देखते हुए पास के जिलों से सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। इस संबंध में सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ के जेएमयू में जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीकू और नीकू की स्थापना की कार्रवाई तेजी से पूरी कर ली जाए। यहां पीकू का मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट और नीकू का अर्थ है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट से है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में मौजूद हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पुराने वेरिएंट से अभी छुटकारा मिलने ही वाला था कि नए वेरिएंट की दस्तक हो गई है? बिल्कुल सही बात है पूजा। उत्तर प्रदेश सरकार नए वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट को लेकर काफी चिंतित है और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश दिया है कि जो विशेषज्ञ हैं उनको बैठक करके इस मामले को कैसे निपटा जाएगा उस पर तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से पूजा आपने पिछली बार भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम जो प्रदेशों में वहां पर पहले दूसरी लहर का प्रकोप आया था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ गया था। तो ऐसे में बेहद चिंताजनक बात है पूजा। अगर मध्य प्रदेश में पुष्टि होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को अलर्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे में खुद को भी समझना चाहिए और साथ ही साथ सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है, चाहे विशेषज्ञों के माध्यम से जिस तरीके से तैयारी के लिए आदेश दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 9 के साथ बैठक करते हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा किस तरीके से डॉक्टरों की विशेषज्ञ किस तरीके से इस पर निपटे गए। जहां तक उन्होंने आदेश दिया है कि इसके बैठक में तत्काल प्रभाव से इस पे निष्कर्ष निकाला जाए, किस तरीके से निपटा जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जांच के लिए आदेश दिए गए हैं कि इस मामले के जो मध्य प्रदेश से जुड़े जो जिले हैं कहीं न कहीं उन पर उस आसपास के उस पर जांच की जाए और ताकि ये समझा जा सके उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निपटा जाएगा। ठीक है अनूप, मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को एक खुशखबरी भी दे देते हैं। ये खुशखबरी ये है कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार कर दिया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। प्रदेश सरकार ने मिशन जून के तहत 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य 6 दिन पहले ही पूरा कर लिया। इससे सरकार के वैक्सीनेशन अभियान की बड़ी सफलता इसको माना जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जून के शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत इस महीने यानी कि जून में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद गुरुवार को यह आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसका ऐलान किया है। 1 जुलाई से रोजाना कम से कम 10 लाख लोगों का टीकाकरण हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, तीसरी लहर का अलर्ट और साथ में खुशखबरी पूरे सूबे के लिए कि जो लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन का रखा था वो 6 दिन पहले ही क्रॉस हो गया।
देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए। उत्तर प्रदेश की करीब 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश। ऐसे में वैक्सीनेशन की अगर तेजी नहीं होगी तो कम समय में वैक्सीनेशन शायद नहीं लगाया जा सकेगा। और तीसरी जो लहर की आशंका है उससे भी निपटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। जून की जिस तरीके से जून महीने में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, जाहिर सी बात है ऐसे में जिला प्रशासन से लगा के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कोशिश की और 6 दिन पहले उस लक्ष्य को पा लिया है। तो ऐसे में जिस तरीके से ऐलान किया गया था, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि जुलाई माह में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा जाएगा, यानी 10 लाख प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। तो इसको कहीं न कहीं इस महीने पर यह बात साबित हो जाती है कि अगले महीने की जो लक्ष्य रखा गया है निश्चित तौर से उस पर स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन काम करेगा और जल्द ही जल्द उस पर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जनता टीवी कह रहा है स्वागतम महामहिम। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को यानी कि आज ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्म स्थान पहुंचने वाले हैं, जहां वो अपने दोस्तों और स्कूल के सहपाठियों से मुलाकात करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति के आने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कानपुर सेंट्रल के 4 प्लेटफॉर्म्स पर आवागमन पूरी तरीके से बंद रहने वाला है। 15 साल का अंतराल है, जिसके बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति ट्रेन के जरिए यात्रा कर रहा है। राष्ट्रपति के आने पर क्या है परोक्ष की तस्वीर, ये भी आपको देखनी चाहिए। देखिए, कहते हैं अधिकारियों पर जब शासन की लाठी चलने को आमादा होती है तो सूबे की नब्ज में विकास तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसे ही क्षेत्र की नसों में विकास दौड़ा है। इस बार देहातपुर के परोक गांव में यहां पूरे 5 साल का विकास महज 10 दिनों में हो गया। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित अपने जन्म स्थान परोक गाँव आएंगे, लेकिन उनके इस दौरे के महज 10 दिन पहले परोक गांव की तस्वीर ही बदल गई। चौतरफा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा निर्माण, पार्क, नाली की सफाई, टाइल्स, पत्थर सब जमा दिया गया है। गांव को चमकाने के लिए दिन भर में 3 बार झाड़ू लगवाई जा रही है। सालों से बजबजा रही नाली की सिल्ट निकालकर चमकाया जा रहा है। खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। अब मसले की गंभीरता को इसी बात से समझ लीजिए कि आसपास के 20 गांवों के सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी गांव में लगाई गई है। 4 गुना ज्यादा मजदूर लगकर 24 घंटे में 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की मरम्मत के साथ ही रंगाई, पुताई, पंखे, ट्यूबलाइट सहित एक-एक चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन के लिए ट्रेन रूट को बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर की तरह बनाया गया है, जहां सभी ट्रेनों का आवागमन या तो रोक दिया गया है या तब्दील कर दिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों ने गांव में डेरा जमा लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने जन्म स्थान गांव परोक आ रहे हैं। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत देश के लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों के 9 प्रधान मौजूद रहेंगे। तो वहीं तैयारियों में तेजी लाने और जायजा लेने के लिए आला अधिकारी लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं। महामहिम महोदय कानपुर देहात जनपद में 27 तारीख में रहेंगे, तो उसी क्रम में परोक और कुखराया कस्बे में उनके कार्यक्रम है। इसी सिलसिले में आज मैं और कप्तान साहब हमारे बड़ी अधिकारीगण आए थे भ्रमण करने के लिए, जहाँ जहाँ महामहिम महोदय के कार्यक्रम संभावित हैं, प्रस्तावित हैं, वहाँ की तैयारियों का आकलन करने के लिए इसी दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए। तो वहीं कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली, उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और खुशी हो भी क्यों ना, उनके 30 साल पुराने मित्र से मुलाकात जो होगी। बहुत बड़ी बात होती है कि
इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी आदमी अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने साथियों को, जिनसे उनका अगाध स्नेह और प्रेम रहा, वो नहीं भूले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी सहृदयता होती है। राष्ट्रपति जी मित्र की मित्रता निभाने, उनसे मिलने के लिए यहाँ तो पहुँच ही रहे हैं। साथ ही गांव के लोगों में भी काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। खुशी लाजमी भी है, आखिर 5 साल का विकास 10 दिन में जो हो गया, गांव का सूरते हाल जो बदल गया। जनता टीवी के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं राष्ट्रपति कानपुर पहुंचने के बाद अपने बचपन के दोस्त कृष्ण कुमार अग्रवाल से मिलने उनके घर जाएंगे। कृष्ण कुमार काफी समय से बीमार चल रहे हैं। कपड़ा कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल से राष्ट्रपति की बचपन की दोस्ती है। सर्किट हाउस से 26 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिर्फ अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए खुद उनके घर जाने वाले हैं। बाकी सभी लोग राष्ट्रपति से मिलने के लिए सर्किट हाउस पहुंचेंगे। कृष्ण कुमार अग्रवाल बीमारी के कारण वो खुद राष्ट्रपति से मिलने के लिए सर्किट हाउस नहीं आ सकते हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ तैयारी है राष्ट्रपति के पहुंचने की? पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि अपने 8:45 पे जो राष्ट्रपति है उनकी प्रेसिडेंसी से कानपुर कंप्लेक्स पर पहुंचेगी। लेकिन बात की अगर व्यवस्था की तो आप जिस तरह से जो साइड का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका परिसर पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। वहीं जो गेट है सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। और किस तरह से यहाँ पर आपको दिखा दूं कि जो नंबर 1 का साइड है इसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। कोई भी चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहनों की जो एंट्री है वो अब इस पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था का 5 लेयर का सुरक्षा घेरा बना है। और जो कानपुर नगर की अगर बात करें तो कानपुर नगर में राष्ट्रपति 20 किलोमीटर उनकी प्रेसिडेंशियल ट्रेन चले पर एक सिविल पुलिस का सेक्टर में थोड़ा व्यवधान है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपसे बातचीत हो सके, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे और इस बीच गांव की जो तस्वीर है वो बदल रही है। तो वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा में जा रही अर्धसैनिक बल की बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल भी हो गया, जबकि 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। ये घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के नरिहा गांव के पास की बताई जा रही है, जहां पर अर्धसैनिक बल की बस से बाइक सवार की टक्कर हुई, जिसके बाद काफिले में पीछे से आ रहे जिले के एसपी केशव कुमार चौधरी ने मासूम को दूसरी गाड़ी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मासूम की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। गौरव, कैसे हुआ यह हादसा? आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप फोनों के जरिए भी जवाब दे सकते हैं। देखिए पूजा, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा मामला उस वक्त का है जब राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक दल की एक जो काफिला जा रहा था, उस दरमियान एक बस ने एक जो है बाइक को टक्कर मार दी। उसमें 4 वर्षीय मासूम भी थी जो कि बुरी तरीके से घायल हो गई। पीछे जो है पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी आ रहे थे, उन्होंने अपनी दूसरी गाड़ी से तत्काल मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर हाईलाइट रिफर कर दिया। वहां भी लगातार उसकी हालत नाजुक थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो जैसे ही सूचना परिजनों को लगी, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि लोगों का भी ये मानना था कि काफिला बेहद तेजी के साथ जा रहा था, पर क्योंकि मामला भी बड़ा सिक्योरिटी बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षित राष्ट्रपति को यहाँ पे व्यवस्था भी देनी है, इस लिहाज से ये काफिला जा रहा था। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जिक्र मथुरा का होगा। मथुरा जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने सीटीओ और सिपाही की कुचलकर हत्या कर दी, जबकि घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे की माइलस्टोन 60 पर वाणिज्यकर के संयुक्त आयुक्त मनोज त्रिपाठी सचल दल टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान जब अधिकारी ने एक ट्रक चालक को रोकने के लिए हाथ दिखाया तो उसने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की सूचना पर पहुंची
नौझील पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। घायलों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चालक ट्रक ड्राइवर जो है वो भाग निकला है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और उसके मालिक और ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटा रही है। तफ्तीश चल रही है। उत्तर प्रदेश वन विभाग 1 जुलाई से शुरू वन महोत्सव करने जा रहा है। ये वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महोत्सव के लिए सीएम योगी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की अदूरदर्शी कुनीतियों के कारण बेरोजगारी ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। इस बेकारी ने जहां हजारों युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाला, तो वहीं हर साल लाखों नौकरियां देने के मुख्यमंत्री के वादे का झूठ भी सामने लाकर रख दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, हर साल लाखों को रोजगार का दावा करते भाजपा मुख्यमंत्री थकते नहीं है, लेकिन सच्चाई ये कि शिक्षकों की भर्ती हो या फिर डॉक्टरों की, विभागीय रिक्तियों की हर जगह रुकावटें दिखती हैं। अखिलेश ने कहा, साल 2016 में समाजवादी सरकार में दरोगा भर्ती निकली थी, चयन हुआ और प्रशिक्षण भी दिलाया गया। अभी तक उनको ना तो ज्वाइनिंग मिली है और ना ही किसी को सैलरी। तो वहीं अखिलेश के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अखिलेश यादव को झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार पर झूठे आरोप लगाने से कोई नेता जनता का भला नहीं करता, इसलिए बेहतर यही होगा कि अखिलेश प्रदेश सरकार पर झूठा आरोप लगाने की राजनीति को करना बंद कर दें। मंत्री सुरेश ने अखिलेश के बेरोजगारी वाले बयान को लेकर कहा कि सपा नेता को शायद ये पता नहीं कि सूबे की जनता उसी को नेता मानती है जो उसके दुख और दर्द की चिंता करता है, गांवों में लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जाता है। उन्होंने अखिलेश के बाहर न आने को लेकर कहा कि जनता ऐसे नेता का साथ कभी नहीं देगी जो कोरोना के भय से अपने घर में दुबक गया। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी को अंतरिम राहत दे दी। साथ ही गाजियाबाद पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि अगर गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के एमडी माहेश्वरी से पूछताछ करना चाहती है तो वो वर्चुअल मोड पर कर सकती है। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस के नोटिस के खिलाफ मनीष माहेश्वरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका दायर की थी। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह को भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया था, जिसको लेकर रेप पीड़िता ने इसका विरोध किया। पीड़िता ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को पत्र लिखा, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो भाजपा ने अरुण सिंह का टिकट काट दिया और उसकी जगह पूर्व एमएलसी स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम की गिरफ्तारी को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने सवाल उठाए। मौलाना ने कहा, पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो एटीएस की गिरफ्तारी के बाद भी पाक साफ निकले हैं। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के जो आरोप लगे हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, इसकी जांच निष्पक्षता और बारीकी से होनी चाहिए। धर्मांतरण मामले पर मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा, इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है और मर्जी से किया गया धर्म परिवर्तन गुनाह नहीं है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।